बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना की गई जारी। राजस्थान में एक दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की जताई जा रही उम्मीद। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद में रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही हैं। ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी बस और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा शुरू करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी, जिसका नाम है तैयार हम। इस महारैली में 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। विधानसभा में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए क्रमशः 2 और 1 सीटें आरक्षित होगी। इन्हें उपराज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेशन में एक महिला का होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। आरक्षण अधिनियम के जरिए राज्य की आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम गुर्जरों के विरोध को नकारते हुए पहाड़ी समुदाय से जुड़ी कई जातियों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के पिछड़े घोषित किए गए गांव, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटीक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। बता दें कि भजनलाल सरकार का एक तो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के सूत्रों की माने तो जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन किए गए हैं। राजभवन में भी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि जल्द ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। भजनलाल शर्मा सीएम, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद अब 30 में से 3 जगह भर चुकी है। कोटे के हिसाब से अब 27 मंत्री बन सकते हैं। पहले फेज में करीब 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हो सकते हैं। 5 से 7 जगह
खाली रखी जा सकती है। बची हुई जगहों को लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने का विकल्प रखा जा सकता है। बता दें कि बीजेपी में सबसे ज्यादा विधायक SC ST, राजपूत, जाट व ब्राह्मण वर्ग से जीत कर आए हैं। इसके अलावा वैश्य और बीजेपी का कोट वर्क बैक मानी जाने वाली OBC जातियों के विधायकों की संख्या भी अधिक है। इन जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देकर जातीय संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद में रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। विनेश ने PM के नाम 2 पेज का लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि हमारे मेडल्स अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है। अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। विनेश ने कहा कि इस हालत में पहुंचने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इससे पहले बजरंग पूनिया पद्मश्री लौटा चुके हैं। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। वहीं साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने कुश्ती फेडरेशन की नई चुनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर के छारा गांव में पहलवानों से मिलने उनके अखाड़े में पहुंचे। राहुल करीब पौने घंटे तक अखाड़े में रहे। इस दौरान राहुल ने बजरंग के साथ काफी देर अखाड़े में कुश्ती भी की। उन्होंने अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच सीखने वाले नए पहलवानों और कोच वीरेंद्र से भी मुलाकात की। बता दें कि वीरेंद्र ने ही बजरंग और दीपक पूनिया को कुश्ती के दाव पेच सिखाए थे। दोनों ने इसी अखाड़े में कुश्ती की शुरुआत की थी। बजरंग ने बताया कि राहुल अखाड़े में पहलवानों का रूटीन देखने आए थे और एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है। रेसलर बजरंग पूनिया के कोच और अखाड़े के संचालक वीरेंद्र ने बताया कि वो रूटीन में प्रैक्टिस करा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 6:15 बजे अचानक राहुल अखाड़े में पहुंचे। राहुल ने पहले सभी का हाल चाल पूछा और फिर खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की। राहुल अखाड़े में मैट पर कुश्ती की। इसके बाद राहुल उन्होंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी साथ बैठकर खाया। फिर वह यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त कुछ किसानों ने उन्हें खेत में लगे गन्ने और मूली भी तोड़ कर दिए। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ में चल रहे विवाद के बीच राहुल के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने प्रदेश के DGP संजय कुडू और कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह आदेश हिमाचल से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने के जुड़े मामले में दिए हैं। मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी होम को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पदों से बदला जाना चाहिए। गौरतलब है कि नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ साथ DGP संजय कुडू पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी। इसी बीच निशांत शर्मा की ओर से की गई ईमेल पर हाईकोर्ट के स्वयं संज्ञान लेने के बाद कांगड़ा पुलिस ने 21 दिन बाद निशांत शर्मा की शिकायत पर एक्शन लेते हुए मैक्डॉलगंज थाने में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बता दें कि कांगड़ा पुलिस लगभग 2 महीने बाद भी निशांत शर्मा को धमकाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। वही बेहद हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से हाईकोर्ट खुद इस केस को मॉनिटरिंग कर रहा है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को ही केस की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा था कि इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी या फिर खुद ही कोर्ट को ऑर्डर जारी करने होंगे। इस टिप्पणी के हफ्ते भर बाद मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने DGP संजय कुडू और कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के अंतरिम आदेश जारी कर दिए। केस की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2024 को होगी। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित इजरायली एम्बेसी के पास लो इंटेंसिटी धमाके मामले में पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है। फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस दोनों संदिग्धों को ट्रैक करने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उधर इजरायल ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें भारत में रह रहे अपने नागरिकों को भीड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मौके से लेटर मिला है जो इजरायल के झंडे से लिपटा हुआ था। ये लेटर एक पेज का था जिसमें इंग्लिश भाषा में टाइप कर इजरायल का गजा पर अटैक, रिवेंज और सरअल्लाह रेजिस्टेंस ग्रुप का नाम लिखा हुआ था।
लेटर में इजरायल के गजा पर एक्शन की आलोचना की गई है। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम को एम्बेसी के पीछे खाली प्लाट पर धमाके की आवाज आई थी। इसे 3-4 लोगों ने सुना भी था। धमाका किस ऑब्जेक्ट से हुआ था, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी 0 पहुंच गई थी। पंजाब से सटे हरियाणा के अंबाला, पेहोवा, कैथल, शाहबाद और गुला में सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक रही। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 28 दिसंबर तक घने कोहरे का अनुमान है। 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज सुबह 200 मीटर विजिबिलिटी रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में भी धुंध छाई रही। IMD के मुताबिक MP में 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश के साथ ओले गिरने के आसार है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। बता दें कि निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट के अनुसार तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देश में 29 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 29 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों में घने से ज्यादा कोहरे का अनुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।